अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। ये एक दिलचस्प मशगला होगा। आपके पास जो जहाज मौजूद है वो समुद्री सफ़र करने के बाद पहाड़ों के पिछले हिस्से को अबूर करके उस तरफ जा सकता है जहां उनकी आबादियां हैं। वो साहल यकीनी तौर पर आपके जहाज के लिए मौजूद तरीन होगा और वहां से आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, बिन जामा ने कहा। असद शराजी और एडगर बिन जामा से मुत्तफिक नहीं थे। भला उन्हें क्या पड़ी थी कि अपने जंगी हथियारों को ऐसे मासूम और बेज़र लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करें जो बेशक हाफिज थे, लेकिन बहरतौर उनका ताल्लुक एक ऐसा खित्ता ज़मीन से था जिसके बारे में कहा जा सकता है कि दुनिया के किसी और गोशे में शायद इस जैसी जगह और कोई ना हो। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हुए बिल आखिर गौर करना ही था। एडगर असद शराजी और यूसा बिन जामा के इस ख्याल से ज़हनी तौर पर मुत्तफिक नहीं थे। शाबान के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा था। उसका चेहरा सपाट और तासरात से आरी नजर आ रहा था। ये उसका मखसूस अंदाज था। अगर किसी सिलसिले में मदाफत करना होती तो पहले ही मरहले पर वो ऐसा कर लिया करता था, और अगर खामोश रह जाए तो फिर ये मकसद होता था कि अब जो फैसला दूसरे करें, और बहर तौर वह असद शराजी और मुआलस का एहतराम करता था और उनके किए हुए फैसलों को रद्द नहीं करता था। एडगर ने आहिस्ता से कहा, ये काम बेशक बड़ी अहमियत का हामिल है मिस्टर ओलियासा, और हमें अपने वसाइल देखना होंगे और उसके बाद ही कार्रवाई की जा सकेगी। मैं अब ये भी नहीं कहता कि उन लोगों पर मौत नाजल कर दी जाए। मैं तो खुद इन तशद्दुद से पूर्व वाक़यात का शदीद मुखालफ हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी दिली आरजू है, और मैंने ये लम्हात जिस पुरसकून कैफियत में गुजारे हैं उसकी तमाम अफादियत मेरे जहन और दिल में रची हुई है। चुनाचा मैं फौरी तौर पर यह नहीं कहता कि ऐसा कर लिया जाए। आप लोग गौर कर लीजिए, उनकी तरफ से होने वाली कार्रवाइयों के नताइज बेहानक भी निकल सकते हैं, लेकिन बहर तौर मैं ये चाहता हूँ कि फैसला आप ही बेहतर तरीके से करें। जंगल की आग बुझने लगी थी और ये अंदाजा हो गया कि दूसरी तरफ के नम आलूद दरख्त उस आग से मदाफत की कुव्वत रखते हैं और उससे मुतासर नहीं होंगे। ताहम मुकम्मल जायजा लेना जरूरी था ताकि तब दूसरी सिमत के जंगल को खतरा तो नहीं है, और उसके लिए बहुत देर बिन जामा के पास ठहरे। फिर जब आग की कुव्वत कम होती चली गई तो उन्होंने वापसी का फैसला किया। कम अज कम इस सिमत से मुतमिन हो गए थे। वापसी के सफर में एडगर ने असद शराजी से कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि उधर से कार्रवाई हुई है। ये अंदाजा हमें बखूबी हो गया है कि आग खुद नहीं लगी बल्कि लगाई गई है, और जैसा कि बिन जामा ने खदशे का अजहार किया, हो सकता है उन लोगों की रहनुमाई मिल गई हो। लेकिन मिस्टर शराजी, मैं ये कहता हूँ कि हमें किसी के खिलाफ महाज बनाने की क्या ज़रूरत है। बेशक इस तरफ के लोग मासूम सिफत हैं और उधर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन ये उन लोगों का बिल्कुल ज़ाती मामला है। अगर हम कुछ लोगों को मौत के घाट उतार देंगे तो हमारे ज़मीर मुलामत करेंगे। नहीं, मैं तो सिरे से इसकी मुखालफत करता हूँ। हमें क्या हक पहुँचता है? ना हम यहाँ के कानून के मुहाफ़िज़ हैं और ना ही हमने इन लोगों को ठेका ले रखा है। बिन जामा अपने तौर पर जो कुछ कह रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन इससे इत्तफाक कर लेना फौरन ज़रूरी नहीं है। गौर करना पड़ेगा। इस मसले पर काफ़ी गौर तलब मसला है। वापसी के सफ़र में वो तेज़ी नहीं थी जो जाते हुए थी। रिश्क को भी वहीं छोड़ दिया गया। शाबान मामूल के मुताबिक खामोश था। फिर ये लोग अपने कैंप के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। इस वक्त बहुत से खलासी वहां मौजूद थे। जैकास, गन पावर और किशन दास इन खासियों से बातें कर रहे थे। ये खलासी उस वक्त यहाँ न जाने क्यों जमा हो गए थे, जबकि उन्होंने तो सही महीनों में जिंदगी का लुत्फ हासिल करना शुरू कर दिया था और जजीरे में मौजूद तमाम अफराद के साथ घुल मिल गए थे। वो बेज़रर लोग जो किसी भी मसले में टांग नहीं उड़ाते थे, भला उन लोगों के किसी अकदाम की मदाफत क्यों करते।
वहां तो शायद मदाफत का तसव्वुर भी नहीं था। चनूचा चुनाचा अमूमन ये गायब ही हुआ करते थे। इस वक्त उनकी मौजूदगी बड़ी हैरान कुन थी। बिल आखिर जब उनकी निगाहें उन लोगों पर पड़ी तो सब के सब ही उनकी जानब दौड़ पड़े। एडगर ने किसी कदर सरसराती आवाज में कहा, मिस्टर शिरादी, कुछ हो गया है, कोई बात हो गई है क्या? आप देख लीजिए, ये सब इंतहाई मुतजस्सिस हैं। असद शिरादी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें देखकर उनकी जानब दौड़ने वाले उनके करीब पहुंच गए थे। जेकाज सबसे आगे था। उसने हांफते हुए कहा, मिस्टर कैप्टन, मिस्टर शेरादी। अखनातून और बेइख्तियार उनकी निगाहें उस जानब उठ गईं जहां अखनातून लंगर अंदाज था, लेकिन हैरतों के शदीद धमाके उनके जहन में हुए क्योंकि अखनातून इस जगह मौजूद नहीं था। एक लम्हे के लिए सब ही बुरी तरह चकरा कर रह गए। फटी फटी आंखों से जैकास को देखते हुए एडगर ने कहा, अखनातून कहाँ गया? वो उसे अगवा करके ले गए, वो उसे उस सिमत ले गए। जैकास ने एक जानब इशारा करते हुए कहा, क्या? असद शेरादी के मुंह से भी फटी फटी आवाज निकली, हम मामूली मता के मुताबिक यहाँ के अपने कामों में मसरूफ थे। हमें अंदाजा भी नहीं हो सका कि जो कुछ भी किया गया निहायत एहतियात और होशियारी के साथ किया गया। वो लोग अखनातून को खामोशी से यहाँ से आगे बढ़ा ले गए और जब हमें इसका इल्म हुआ तो अखनातून बहुत आगे निकल चुका था। उन्होंने एक लंबी सिमत इख्तियार करके उसका रुख तब्दील कर दिया था। नामुमकिन, मेरे खुदा, नामुमकिन, एडगर ने मध्यम लहजे में कहा। उन लोगों के हाथ पैरों की जान निकल गई थी। असद शेरादी भी सकते के आलम में था। दरदाना भी हैरान खड़ी हुई थी। गन पावर ने कहा, एक मुनज़्ज़म कार्रवाई है और यकीनी तौर पर बहुत से अफराद ने की है, क्योंकि बिल आखिर अखनातून के इंजन के अमले को तजर्बाकार इंजीनियरों की जरूरत भी थी और ऐसे लोगों की भी जो खलासियों की हैसियत से आगे बढ़ाने में मुआवन साबित हों, और तुम लोग उनकी आमद से बेखबर रहे। एडगर ने जेकास को घूरते हुए कहा, हमें क्या मालूम था? और फिर आपको इल्म है कि हम तो इस मामले में बिल्कुल कोरे लोग हैं। हम अपने कामों में मसरूफ थे और ये सब के सब अपनी सरमस्तियों में गुम थे। हमें तो बिल्कुल इल्म नहीं हो सका, ना ही कोई ऐसी आवाज सुनाई दी जिससे ये अंदाजा हो कि अखनातून के इंजन स्टार्ट हो गए हैं। बस यूं समझ लीजिए कि हम अंदाजा ही ना कर पाए। असद शेरादी ने एडगर के शाने पर हाथ रखते हुए कहा, जो कुछ हो चुका है वह बहुत खौफनाक है मिस्टर मुवारलस, लेकिन हमें सब्र से काम लेना है। हमें एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। मुवारलस झल्ला कर बोला, बहरहाल जो कुछ भी है बात करेंगे, इस मौजू पर बात करेंगे। अब क्या खाक बात करेंगे? हम यहाँ कैद होकर रह गए, हम जजीरे के कैदी होकर रह गए। शाबान आगे बढ़कर मुआरलस के सामने गर्दन खम करते हुए कहा, नहीं मिस्टर मुआरलस, ऐसी कोई बात नहीं है। अखनातून वापस आ जाएगा, उसे लाया जाएगा। सबकी निगाहें शाबान की जानब उठ गईं। उसके अल्फाज पर गौर किया गया और मुआरलस के अंदाज में थोड़ी सी उम्मीद की किरण पैदा हो गई। हाँ, वाकई तुमसे ये उम्मीद है, तुम अखनातून को वापस ला सकते हो, लेकिन शाबान, जिम्मेदार लोगों को इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। जेकास अगर तेज मजाज का आदमी होता तो एडगर की इस झल्लाहट पर खुद भी झल्ला जाता और उल्टे सीधे जवाब देता, लेकिन वह नरम खो और तहम्मुल रखने वाली फितरत का मालिक था। चुनाचा उसने मुंह से कुछ ना कहा और इस बात को असद शेरादी वगैरह ने महसूस किया। बहरहाल अखनातून अगवा हो गया था। फिर शाबान ने कहा, और ये एक मुनज़्ज़म साजिश है, यकीनी तौर पर ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। उधर जंगलों में पहाड़ों की उस जानब सूखे दरख्तों में आग लगाकर वहां बुलाया गया और उसके बाद अखनातून की अगवा का मंसूबा पाया तकमील को पहुंचाया गया। शाबान के ये अल्फाज इतने जामे थे कि उनकी तरदीद मुमकिन ही नहीं थी। एडगर और असद शेरादी भी इस बात से मुत्तफिक हो गए। एडगर ने कहा, शाबान बिल्कुल ठीक कहता है, बिल्कुल ये एक खौफनाक साजिश हुई है, लेकिन अगर ऐसी बात है मिस्टर शेरादी, तो इसका मकसद ये है कि हम अखनातून से अभी मायूस नहीं हुए, बल्कि उसकी मौजूदगी के अमकानात हैं। फौरी तौर पर उन्होंने अखनातून को किसी तवील सफर ले जाने का फैसला नहीं किया होगा, बल्कि अब ये हमें उसी सिमत मिल सकता है जिधर बकौले औलिया साबन जामा के वो पिस्ता कद आबाद हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि उनका रहनुमा कौन हो सकता है। यकीनी तौर पर महज़ब दुनिया का कोई फर्द जिसने उनकी तरबियत की होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे औलिया साहब बिन जामा यहाँ मौजूद है। औलिया बिन जामा चौंका एक खतरनाक बहरी कज़ाक था
और अपनी इस तखरीबकारी से तंग आ चुका था, जबकि हर शख्स उसकी तरह नहीं हो सकता। उधर भी कोई ऐसी शख्सियत पहुंच सकती है जो बदस्तूर तखरीबकार हो और मसलसल तखरीबकार करते रहना चाहती हो। यकीनी तौर पर उसने इस तरफ जासूसी का निज़ाम कायम कर रखा होगा और हो सकता है अपने वसी तर मफादात के हसूल के लिए उसने ये इक़दाम किया हो। मगर अब होना क्या चाहिए? अखनातून की वापसी ज़रूरी है। मुझे खौफ है कि वो कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचाएं और हमारे मुस्तकबल की ज़मानत है, वरना ये वीरान जजीरा होगा। हमें भी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात यहीं गुजारने होंगे। असद शरादी खुद अपने दिल में ये तमाम कैफियत महसूस कर रहा था। एडगर मुआर्रस की इन बातों से उसे भी खासी कोफत हुई थी, लेकिन अपने आप को संभाले रखना ज़रूरी था। दर्दाना भी खामोश थी। असद शरादी ने शाबान की तरफ देखते हुए कहा, और ऐसे हर लम्हे में जो मायूसी का लम्हा हो, जहां हम लोग अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल ही गैर मुतमिन हो गए हों। तुमने हमेशा आगे बढ़कर काम किया और इस वक्त भी अगर मैं ये जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द कर दूं तो क्या तुम इसे कबूल करने को तैयार होगे? अंकल, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप यूँ समझ लीजिए कि अखनातून के बारे में तमाम तर मालूमात मैं हासिल करूंगा और उसे कहाँ ले जाया गया है, और उसके बाद मुमकिन है ये भी हो कि मैं ही अखनातून को वापस लाने का बाइस बनूं। लेकिन चौका मैं वहाँ बहुत से ऐसे काम नहीं जानता जो जरूरी होते हैं, इसलिए आप लोगों को भी तकलीफ करना पड़ेगी, लेकिन उसके लिए कोई मुनासिब और मुअस्सर जरिया मैं खुद दरियाफ्त करूंगा। और हमें अफसोस है कि हम में से कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, लेकिन इस वक्त इन तमाम अफराद की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। हमारे पास से वो सहारा छिन गया जो हमारी दुनिया में वापस ले जाता, और उसकी तलाश के लिए सब कुछ करना बेहद जरूरी है। गन पावर कहने लगा, ये भी तो हो सकता है हमारा ख्याल गलत हो। कौन सा ख्याल? यही कि अखनातून को अगवा करने वाले वो ना हों जिन्हें हम समझ रहे हैं, और अखनातून तमाम तर कोशिशों के बाद इसी सीमत ना मिले जिधर हम उसे तलाश करें। मिस्टर गन पावर, आपका यह ख्याल हकीकत से दूर नहीं है। ऐसा हो सकता है, लेकिन चंद शुबहात इस बात को वाज़ेह कर रहे हैं। हमारा ख्याल कुछ फीसद दुरुस्त जरूर है। मसलन क्या? गन पावर ने पूछा। पहली बात तो जंगलों की वो आग, ये कार्रवाई किसी तरह किसी और सिमत भी की जा सकती थी। इधर भी कुछ किया जा सकता था, लेकिन उधर ये सब कुछ होने का मतलब है कि जो कार्रवाई की गई इसी तरफ से की गई है, और इस बात के अमकानात भी हैं कि वहाँ कुछ ऐसी कुव्वतें मौजूद हों जिनका ताल्लुक मजहबी दुनिया से हो। मगर उन्हें इस बात का इल्म कैसे हुआ कि अखनातून पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं? दफतन ही एडगर मुआर्रस चौंक पड़ा और उसने सरसराते हुए लहजे में कहा, शाबान, जरा ये तो देखो कि हम में जो खलासी हैं वो पूरे हैं। मेरा मतलब है, कहीं उन खलासियों को तो अगवा नहीं कर लिया गया? क्या उनके जरिए तो ये काम नहीं लिया गया? शाबान उछल कर खड़ा हो गया था। एडगर की ये निशानदाही बड़ी मुकम्मल थी, और इस बात के अमकानात हो सकते थे कि अखनातून के कुछ खलासियों को भी अगवा कर लिया गया हो। वो बाहर निकल गया और उसने खलासियों को देखना शुरू कर दिया। सिर्फ 5 आदमी कम थे, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिन्हें जहाज चलाने का कोई तजर्बा नहीं है। इस बात के साथ ही मैं ये पेश गोई करता हूँ कि हमारा ये ख्याल गलत है। खैर, अब ये तो जो कुछ तो है सो है, मगर शाबान, तुम्हें अब फौरन अपने मिशन पर रवाना हो जाना चाहिए। दर्दाना किसी कदर मुतरद्दिद नजर आ रही थी। जब शाबान तैयारियां करने लगा तो दर्दाना ने आहिस्ता से कहा, कहीं यूं ना हो कि हम शाबान को भी खो बैठे। असद शरादी ने परेशान निगाहों से उसे देखते हुए कहा, मगर इसके अलावा और कोई जरिया भी तो नहीं है हमारे पास? हाँ, ऐसा तो है, दर्दाना ने आहिस्ता से कहा। आप लोग मेरे बारे में फिक्र ना करें, मैं समुद्री रास्ता इख्तियार करूंगा, और आप इस बात का भी इत्मीनान रखिए कि बिल आखिर में अखनातून का पता लगा कर ही आऊंगा, बशर्ते कि वो किसी लंबे सफर पर नहीं निकल गया। शाबान समुद्र की जानब बढ़ गया। तमाम लोग उसे छोड़ने आए थे। यहाँ जो सूरत हाल थी वो बड़ी सनसी खेज थी, लेकिन इसके अलावा और कोई जरिया भी नहीं था। पानी में उतरने के बाद जब शाबान ने काफी दूर पहुंचने के बाद सीता पर उबर कर हाथ हिलाया तो सब ही ने उसे दुआएं दी थी, और उसके बाद शाबान पानी में गोता लगा गया। उसका ज़हन बिल्कुल साफ था। इस वक्त वो ज़हनी तौर पर अपने आप को एक जन मतवज्जा किए हुए था, यानी ये कि उसे किस तरह से सफर इख्तियार करना चाहिए। सिमत का तयन बाकायदगी से नहीं किया गया था, लेकिन शाबान ने अपने तौर पर सिमत भी मुतय्यन कर ली। साहल के साथ साथ उसे एक लंबा सफर इख्तियार करना था, और उसके बाद उन पहाड़ों तक पहुंचना था जिन तक वो पहले भी जा चुका था। फर्क इतना था कि अब उसे इन पहाड़ों से आगे का सफर करना था। वहां से अगर वो चाहता तो खाड़ी में भी दाखिल हो जाता, लेकिन इस खाड़ी का भी पता नहीं था कि ये कितने फासले पर है।
फिर उस वक्त तक शाबान ने पानी से गर्दन ना निकाली जब तक अपने अंदाजे की बुनियाद पर वो वहां तक ना पहुंच गया जहां उबर कर उसे पहाड़ नजर आए थे। और जब उसने अपने अंदाजे से सर उभार कर अपने दाहिनी सिमत देखा तो पहाड़ों का फलक बोझ सिलसिला उसे नजर आ गया। फिर उससे आगे का तयन करने के बाद एक बार फिर वो पानी में आगे बढ़ने लगा। ओलिया साबन जामा ने जिस खिलाड़ी का तज़किरा किया था अब उसे उसकी तलाश थी और उसका अंदाजा उसे कुछ ही देर के बाद हो गया। तकरीबन 15 मिनट तक किसी तार पेडो ही की तरह सफर करता हुआ वो आगे बढ़ा था। रफ्तार बेपनाह तेज थी और पानी में उसका जिस्म खुलता जा रहा था। फिर जब उसने दोबारा सर उभारा तो अपने दाहिनी सिमत उस खाड़ी को पाया जिसके बारे में ओलिया साबिन ने बताया था। उसमें घास उगी हुई थी और पत्ते पानी पर बिखरे हुए थे। उसने अपनी दाहिनी सिमत उस घास और पत्तों का जाल बिछा हुआ देखा। शाबान ने जहानत से काम लेते हुए घास की जानब रुख नहीं किया था क्योंकि वो उसमें उलझना नहीं चाहता था। ये चुनाचा उसने खुले पानी ही की जानब सफर किया और खाड़ी के दूसरे हिस्से की तरफ रेंगने लगा। इस बार उसका ये सफर ज्यादा तवील नहीं था। दाहिनी सिमत उसने खाड़ी के बाद का खुश इलाका देखा और मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाकर आगे बढ़ने लगा। खाड़ी के दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद वो आगे के सफर के बारे में अंदाजा लगाना चाहता था और ये देखना चाहता था कि कितना फासला तय करके उसने उन लोगों की आबादियों तक पहुंचना है। चुनाचा खाड़ी का जन्म रुख करके वो आगे बढ़ने लगा और थोड़ी देर के बाद उसे साहल नजर आ गया। भूरी जमीन थी और दूसरी सिमत के खित्ते से बिल्कुल मुख्तलिफ यहाँ पहाड़ी चट्टानें बिखरी हुई थी। बदहैबत नौकदार चट्टानें जिन पर सफर करना भी बहुत मुश्किल काम था। चट्टानों का ये सिलसिला ताहद्दे निगाह फैला हुआ था और यहाँ बिल्कुल हरियाली नजर नहीं आ रही थी। शाबान को अब ये अंदाजा हो गया कि इस सिमत के रहने वाले इस तरसद्दो शादाब खित्ते से क्यों हसद रखते हैं। यकीनी तौर पर जिंदगी के उनके लिए बड़ी दुश्वार गुजार होगी। हैरान कुन बात थी कि थोड़े से फासले पर उन इलाकों में बिल्कुल ही मुतजाद कैफियत थी। उधर सरसब्जी और शादाबी ऐसी के देखने वाले की आंख ना ठहर सके और इधर उतनी ही बदनुमाई और परेशान कुन जिंदगी। उसे तो इस बात पर ही हैरत होने लगी कि अब तक उधर के रहने वालों ने इस तरफ की आबादी पर हमला क्यों नहीं किया और वहां कब्जा हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की। लेकिन औलिया बिन साबन ने यह भी कहा था कि हो सकता है इस सिमत की आबादी बहुत कम हो जिसकी बिना पर वो ज्यादा आबादी वाले खित्ते पर हमला करने की हिम्मत ना कर पाए हों। लेकिन वो थे कहाँ और इस दुश्वार गुजार रास्ते को अबूर करके खाटी के जरिए वो दूसरी आबादी तक कैसे पहुंच जाते हैं। शाबान कुछ देर वहां रुककर सूरत हाल का जायजा लेना चाहता था। चुनाचा एक बेहतर जगह तलाश करके वो बैठ गया। उसकी निगाहें सामने की सिमत चारों तरफ भटक रही थी और ये अंदाजा लगाना चाहता था कि यहाँ कोई जिंदगी के आसार हैं या नहीं। थोड़ी ही देर के बाद उसे अंदाजा हो गया वहां जिंदगी है। एक कद आवर जंगली भैंसा जमीन पर अपनी खुराक तलाश करता फिर रहा था। वो था तो काफी कद्दो कामत का मालिक लेकिन भूख प्यास से नडाल महसूस हो रहा था। शाबान अपनी जगह साकत हो गया। ये भी नहीं कहा जा सकता था कि उस सिमत के जंगली जानवर दूसरी सिमत के जानवरों जैसी जहनीत रखते हों या नहीं। ताहम वो दिलचस्पी से जंगली भैंसे को देखता रहा जो उसकी मौजूदगी से बेनियाद अपने काम में मसरूफ था। इसका मकसद है कि यहाँ जिंदगी तो है। उसका अंदाज उसी से हो गया था और फिर औलिया का कहना भी गलत तो नहीं होगा। अभी वो बैंसे की जानब मतवज्जा हुआ था कि दफतन उसे पत्थरों के लड़कने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसके अकब से आई थी। बैंसा अलबत्ता इस जानब मतवज्जा नहीं हुआ लेकिन शाबान ने पलट कर देखा और जो कुछ उसने देखा उसने उसे शशदर कर दिया। खाड़ी के किनारे से लंबे सब्ज रंग के सांप रेंगते हुए बाहर आ रहे थे और उनके आगे बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज थी कि देखकर हैरत होती थी। वो मोटे मोटे सांप तकरीबन 2 इंच 1.5 इंच और बाद जगह आधे इंच की मोटाई रखते थे लेकिन उनके आगे बढ़ने की रफ्तार इस कदर तूफानी थी कि शाबान हैरान हो गया। फिर उसे यह एहसास हुआ कि दर हकीकत ये सांप नहीं क्योंकि उनमें सांपों जैसी कैफियत नहीं पाई जाती और सांप कहीं भी इतने लंबे नहीं होते। समुंदर के साहल से तकरीबन 100 फुट आगे बढ़ आए थे वो लेकिन उनका सिलसिला खत्म ही नहीं होता था और फिर फौरन ही ये अंदाजा भी हो गया कि वो खाड़ी में पाई जाने वाली लंबी घास है लेकिन ये जानदार घास पहली बार इंसानी आंखों ने देखी होगी। वो घास खाड़ी के समुंदर सरे से लेकर ताहद्दे नजर फैले हुए सिरे तक आगे बढ़ आई थी। कहीं बहुत लंबी कहीं बहुत कम लेकिन उसका सिलसिला खत्म नहीं होता था। दफतन शाबान को एक और भी एहसास हुआ वो ये कि घास चारों तरफ से उसे घेरने की फिक्र में लगी हुई है।
नाकाबिले यकीन मंजर ने शाबान को इस तरह शशदर कर दिया था कि वो कुछ और सोच भी नहीं सका। लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि घास ने उसे चारों तरफ से घेर लिया तो वो खौफजदा हो गया और उसके बाद उसने उन्हीं नोकदार चट्टानों पर दौड़ना शुरू कर दिया। घास उसे चारों तरफ से लपकने की कोशिश कर रही थी। उसके अगले सिरे ऊपर उठते और फिर जमीन पर पटक जाते, लेकिन इसमें जानदारों जैसी कोई कैफियत नहीं थी सिवाय इसके कि रेंगने की रफ्तार थी। शाबान को एक बुलंद जगह मिली जिस पर लंबी छलांग लगाकर वो ऊपर पहुंच गया, लेकिन घास का एक सिरा उसके पांव तक पहुंच चुका था। ये सिर्फ एक ही घास की लंबाई थी जो इत्तेफाक से आगे बढ़कर शाबान के पांव को छूने में कामयाब हो गई थी। दूसरे लम्हे शाबान ने महसूस किया कि उसका पांव लजलजी और नरम घास की गिरफ्त में आ गया है। मुमकिन था कि वो ऊंधे मुंह गिर पड़ता और इस तरह उसे पत्थर से टकराने से जख्म आ जाता, लेकिन एक और चट्टान उसकी मुआवन बनी और उसने उस चट्टान को पकड़ लिया। घास अपनी पूरी कुव्वत से उसे अपनी जानब खींच रही थी और शाबान को यह महसूस हो रहा था कि उसमें बेपनाह कुव्वत है। लेकिन फिर अचानक ही शाबान को पत्थर का एक टुकड़ा मिल गया। टुकड़ा तेज धार वाला था। उसने उसे पूरी पकड़कर पूरी कुव्वत से घास के लचकदार जिस्म पर दे मारा और वहां से वो घास टूट गई, लेकिन उसके कड़े जैसी कड़ी शाबान के पांव में फंसी रह गई थी। इस तरह शाबान उसे बुलंद चट्टान पर पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन उसे यकीन था कि आगे बढ़ती हुई घास फौरन ही उसे अपने कब्जे में ले लेगी। अलबत्ता यहाँ से उसके एक और हौलनाक मंजर देखा। वो भैंसा जो कुछ देर कबल पहाड़ी चट्टानों में अपने लिए गजा तलाश कर रहा था, घास की गिरफ्त में आ गया और घास के बहुत से सिरों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। यूं लगता था जैसे भैंसा बिल्कुल बेबस हो गया। दूसरा मंजर उससे भी ज्यादा दिल हिला देने वाला था। मोटी और पतली घास के नोकीले सिरे भैंसे के जिस्म में उतरते जा रहे थे। हालांकि वो लजलजी थी, मगर उसमें जिस्म के अंदर सुराख करने की सलाहियत थी। भैंसा खून से तरबतर होता जा रहा था और शाबान दहशत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। उसे यह एहसास हुआ कि खुद भी घास की गिरफ्त में इस तरह आ सकता है। चुनाचा उसने चट्टान की दूसरी जानब झांका। बुलंदी के दूसरे हिस्से में घास मौजूद नहीं थी और चंद ही लम्हात के बाद शाबान को यह एहसास हुआ कि घास की लंबाई खत्म हो गई है, यानी वो उसकी रेंज से बाहर था। बस चंद ही सिरे हो सकते थे जो इतने लंबे हों कि उस तक पहुंच सके। वैसे उसने चंद सिरों को चट्टान की जानब रेंगते हुए भी देखा था, लेकिन वो इस तरह रुक गए थे जैसे आगे बढ़ने के लिए जोर लगा रहे हों और उसमें नाकाम हो। ये दुनिया का सबसे खौफनाक मंजर था। शाबान कभी घास की लंबाई को देखता और कभी उसकी निगाहें भैंसे की जानब उठ जाती, जिसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता खून से खाली होता जा रहा था। और फिर चंद ही लम्हों में शाबान ने यह मंजर भी देखा कि भैंसे का हड्डियों भरा पिंजर सामने पड़ा हुआ था और उसके जिस्म पर गोश्त या खून नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। शाबान के रोंगटे खड़े हो गए। पूरे जिस्म में सर्द लहरें दौड़ रही थी। खाड़ी की घास इंतहाई खौफनाक थी। ये घास यकीनी तौर पर गोश्तखोर थी और इंसान या किसी भी जानवर को हड़प करने की सलाहियत रखती थी। लेकिन ये भी शाबान की खुशबख्ती थी कि उसकी लंबाई यहाँ पहुंचने के बाद खत्म हो गई थी और यकीनन वो उस रेंज से आगे नहीं बढ़ सकती थी। शाबान ने जब पूरी तरह से जायजा ले लिया कि अब इस तरह घास से इसको कोई खतरा नहीं और घास के सिरे बेबसी से उसकी तलाश में तड़प रहे हैं, तो उसने ठंडी सांस ली और वहां से आगे बढ़ जाना मुनासिब समझा। हो सकता है ये घास पानी से अभी कोई कुव्वत हासिल कर ले जिससे उसकी लंबाई कुछ और बढ़ जाए। शाबान को किसी भी वक्त उसकी गिरफ्त में आ सकता था। चुनाचा उसने वहां से आगे बढ़ जाना मुनासिब समझा। नोकीली चट्टानों पर सफर इंतहाई दुश्वार गुजार था और उसे निहायत सुस्त रफ्तारी से यह सफर तय करना पड़ रहा था। अब तक वो जान तोड़ कर दौड़ा था और रास्ते के हर खतरे को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसके जिस्म में कई जगह उन नोकीली चट्टानों से खराशें लग चुकी हैं। लेकिन वो हौलनाक घास शाबान उसके पास पहुंच से इतनी दूर निकल आया कि अब घास के किसी भी सिरे से कोई खतरा नहीं रहा। तब उसने रुक कर वो उस घास को देखा। मायूस घास वापस समुद्र की जानब लौट रही थी और सुकुड़ती हुई चली जा रही थी। कुछ देर के बाद वो समुद्र की गहराइयों में गुम हो गई। ये अनोखी और अजीबोगरीब कहानी जब वो उन लोगों को सुनाएगा तो वो दहशत से कांप उठेंगे। यकीनी तौर पर इस इलाके में अगर कोई भूला भटका जानवर आया होगा तो घास उसे एक लम्हे में हड़प कर लेती होगी। गोया इस हिम्मत से जानदार इंसानों का सरसब्दो शताब खित्ते तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। और फिर बात खुद ब खुद समझ में आ जाती थी, यानी सरसब्दो शताब खित्ते पर हमला ना करने की एक वजह यह भी हो सकती थी कि उनके पास समुद्री सफर के जराए मौजूद नहीं थे।
लेकिन फिर वो लोग इस इलाके तक कैसे पहुंचे जिन्होंने जंगल में आग लगा दी थी? ये तमाम सवालात अभी हल तलब थे और उनका कोई हल शाबान के जहन में नहीं आ सकता था जब तक कि वे उन लोगों को देख ना ले। चुनाचा उन्हीं की तलाश में वो आगे बढ़ता रहा और एक बार फिर उनके जिस्म में नई कुव्वतें बेदार हो गईं। उसे अखनातून की तलाश थी। चट्टानों का ये सिलसिला काफी दूर जाकर खत्म हुआ और उसके बाद किसी कदर साफ सुथरा मैदान आ गया, लेकिन उस मैदान में अजीबोगरीब किस्म के पहाड़ी टेले उभरे हुए थे। टेले गैर कुदरती नहीं थे, लेकिन यूं महसूस होता था जैसे उन्हें खास तौर से यहाँ इस्तादा किया गया हो। ये सिर्फ एक एहसास था जो शाबान के जहन में आया। उन टेलों में उसे सोराख नजर आ रहे थे, कद आदम सोराख, जिनके बारे में ये अंदाजा एक निगाह देखकर ही लगाया जा सकता था कि उनमें मकामी आबादी रहती होगी, और शाबान को फौरन ही इसका अंदाजा हो गया। दफतन ही उन टैलों ने इंसान उगलना शुरू कर दिए थे। वलिया साबन जामा के कहने के मुताबिक ये लोग पिस्ता कद और किसी कदर दबे हुए रंग के मालक थे। जिस्म उसी अंदाज में थे जैसे दूसरी तरफ के लोगों के देखे जा सकते थे, यानी जहनी बदन पत्तों वगैरह में छुपे हुए थे। यहाँ पत्ते सरसब्ज नहीं थे, बल्कि सूखी हुई घास वगैरह को इस्तेमाल किया गया था। इंसानी जिंदगी इस अंदाज में यहाँ मौजूद थी, लेकिन जिस तरफ उन सुराख से अचानक ही बाहर निकले थे उसे देखकर शाबान रुक गया और फिर उसने बगौर उन्हें देखा। वो सब के उसकी जानब नगरां थे, जैसे उन्हें पहले से अंदाजा हो कि शाबान यहाँ आ रहा है। दूसरी चीज जो उसने देखी वो उनके हाथों में दबे हुए पत्थर थे और अचानक ही शाबान को एक सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ा। उन लोगों ने उसके गिर्द पत्थर फेंकना शुरू कर दिए थे, लेकिन ये पत्थर शाबान से थोड़े फासले पर गिर रहे थे। इंसानों की शायद पूरी आबादी ही उधर उमड़ आई थी और सब के सब अपने हाथों में पत्थर लिए हुए थे। अलबत्ता एक बात जिसका शाबान भी एतराफ किए बगैर नहीं रह सका वो ये थी कि पत्थरों से उनके निशाने बेहतरीन थे, यानी वो पत्थर शाबान को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर इस तरह गिर रहे थे कि शाबान के गिर्द एक दीवार सी कायम होती जा रही थी। गालबन वो शाबान को उन पत्थरों से हलाक नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो पत्थरों का कैदी बनाया जा रहा था। पत्थर उसी अंदाज में एक दूसरे पर गिरते रहे और शाबान के जिस्म के काफी हिस्से को ढकने में कामयाब हो गए। इससे दो सूरतें हुई। अव्वल तो ये कि शाबान के कदम रुक गए थे और वो भाग नहीं सकता था, बल्कि वो पत्थरों की दीवार में कैद हो गया। दोइम ये कि वो लोग उसे ये एहसास दिला रहे थे कि अगर उसने जुम्बश करने की जरा सी भी कोशिश की तो ये पत्थर उसके जिस्म तक भी पहुंच सकते हैं। जो आधे आदमी जिस्म तक पत्थरों का कैदी बना दिया गया और शाबान साख्तो जामद खड़ा उनकी ये कार्रवाई देखता रहा और उसे घूर रहे थे और उनकी निगाहों में कोई खास कैफियत नहीं पाई जाती थी। शाबान सूरत हाल को समझने की कोशिश करने लगा। उसे ये अंदाजा तो बेशक हो गया कि अब वो इस आबादी का कैदी बन गया है। फिर उसने एक सुराख से 4 ऐसे अफराद को बाहर निकलते हुए देखा जो कदो कामत में लंबे तड़ंगे थे। जिस्म उनके भी उसी तौल में पत्तों और घास से ढके हुए थे, लेकिन तब्दीली ये थी कि उनके कदो कामत ज्यादा थे और रंग काफी हद तक सफेद थे। अलबत्ता उनके अंदर जो हैरान कौन चीज थी वो ये कि उनके सर के बाल कमर तक बिखरे हुए थे और दाढ़ी भी सीने से नीचे आ रही थी। इसी तरह मूछें होंठों के ऊपर गिरी हुई थी। भूमें तक सफेद थी। वो बहुत ज्यादा उम्र रसीदा मालूम होते थे, लेकिन इंतहाई चाको चौबंद और भरपूर जिसामत के मालिक। नंगे पांव थे और उनके हाथों में पत्थरों के लंबे लंबे हथियार थे जिन्हें वो अपनी मुट्ठी में जकड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। शाबान ने महसूस किया कि जैसे जैसे उनके कदम आगे बढ़े जा रहे हैं, मकामी आबादी के पिस्ता कामत लोग उनके लिए एहतराम के अंदाज में रास्ता छोड़ते जा रहे हैं। फिर वो शाबान के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। उनकी गहरी स्याह और बड़ी बड़ी आंखें शाबान का जायजा ले रही थी। फिर उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, तुम अपने आप को कैदी समझो। शाबान ने होंठों पर मुस्कुराहट पैदा करके गर्दन हिलाई और कहने लगा, मेरा यही अंदाजा था कि तुम इन लोगों में से नहीं हो। अब यूं करो कि पत्थरों की इस धार को अबूर करके बाहर निकल आओ और बगैर किसी गलत हरकत के हमारे सामने आगे की सिमत बढ़ो। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर तुमने फरार होने की कोशिश की या अपनी जिस्मानी कुव्वतों का मुजाहरा किया तो ये पत्थर फेंक फेंक कर तुम्हारे जिस्म को गोश्त के लोथड़ों में तब्दील कर देंगे। मैं जानता हूँ, शाबान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आओ, जो कुछ तुमसे कहा जा रहा है वही करो।
शाबान ने पत्थरों के इस ढेर की मजबूती का अंदाजा किया और ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा ना रही कि जो दीवार उन्होंने फेंके हुए पत्थरों से कायम की है वो बिल्कुल मजबूत है। पत्थर इस तरह एक दूसरे में प्यूसित हो गए थे कि एक मजबूत दीवार बन गई थी। बहरतौर शाबान इस दीवार को अबूर करके दूसरी तरफ निकल आया। वो चारों आदमी इस अंदाज में खड़े हो गए जैसे चाहते हों कि उनके दरमियान आ जाए और वह उसे लेकर आगे बढ़े। शाबान शदीद तजस्सुस और दिलचस्पी का शिकार था। किसी हरकत के करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। उसे उन लोगों पर हैरत थी कि न जाने कौन है ये। वैसे उनकी जिस्मानी मजबूती का अंदाजा शाबान ने बखूबी लगा लिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा, लेकिन उनके साथ साथ ही उनकी तकरीबन 100 गज का फासला देकर वो पिस्ता कामद लोग चलने लगे। ऐसे लगता था जैसे वो बुरी तरह उन लोगों की गिरफ्त में हों और वही करते हैं जो ये चाहते हैं। ये अजीबोगरीब कैद शाबान को बड़ी सनसीखेज महसूस हो रही थी। पहाड़ी टेलों के दरमियान से गुजरते हुए उसने बच्चों के रोने की आवाजें भी सुनी, औरतों की बोलने की आवाजें भी उभर रही थी, लेकिन कोई औरत या कोई बच्चा उन पहाड़ी टेलों से बाहर नहीं निकला था जो उन लोगों ने अपने मकानों की हसीयत से बनाए थे। इसका मकसद है कि ज़हनी तौर पर ये सरसब्ज़ आबादी से ज्यादा बढ़तरी रखते हैं और जिंदगी गुजारने के तरीके जानते हैं। इनके वसाइल बेशक कम होंगे, लेकिन उन्होंने कम से कम रहने के लिए ठिकाने बनाए हैं और इधर की आबादी की मानद घास और दरख्तों पर क़याम नहीं करते। बहुत से टेलों के दरमियान से गुजरने के बाद शाबान को एक अजीम शान पहाड़ी सिलसिला नजर आया। ये सिलसिला गालबन पीछे की तरफ ज्यादा तवील हो गया था क्योंकि उसके दाएं बाएं की सिमतें खाली थी और वहां वैसे ही टेले नजर आ रहे थे। अजीबो गरीब जगह थी, बिल्कुल यूं लगता था जैसे ये जगह उन लोगों की जरूरत के मुताबिक कुदरत की तरफ से तश्कील दी गई हो। लेकिन शाबान ने बहुत ज्यादा हैरत का इजहार नहीं किया क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वह उस वसी और अरीज पहाड़ी सिलसिले के पास पहुंच चुका था जिसके दामन में एक अजीम शान सोराख नजर आ रहा था, किसी बहुत बड़े गार का सोराख, और यकीनी तौर पर शाबान को उसी तरफ ले जाया जा रहा था। शाबान के दिल में तजस्सुस का दरिया ठाठे मार रहा था और वह बहुत कुछ जान लेने का ख्वाहिशमंद था। खौफ वगैरह का कोई तस्वर तो उसके दिल में था ही नहीं, बस सनसी तजस्सुस जो उसकी जिंदगी का सबसे अहम तरीन हिस्सा था। वो चारों उसे लिए हुए गार के दहाने पर पहुंचे। फिर उनमें से एक ने उसे अंदर आने का इशारा किया। खुद शाबान से पहले गार के अंदर दाखिल हो गया था। शाबान को अंदर कदम रखते ही महसूस हुआ कि इस गार को बड़ी जहानत से काबिल इस्तेमाल बनाया गया है। पता नहीं वो कुदरती सोराख थे जिससे रोशनी अंदर आ रही थी या फिर ये सोराख बनाए गए थे, लेकिन उनके नतीजे में ये अजीम शान गार पूरी तरह रोशन था। यहाँ जगह जगह पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए थे और जो शख्स शाबान को पत्थर के एक बड़े टुकड़े पर सबसे पहले नजर आया उसे देखकर शाबान के रोंगटे खड़े हो गए। ये मंजर भी नाकाबिले यकीन था। यूं लगता था जैसे वो किसी तिलस्मी माहौल में फंस गया हो, लेकिन सामने नजर आने वाली शख्सियत को पहचानने में उसने कोई गलती नहीं की थी। सुर्ख सफेद जिस्म के मालक, गुदात और हसीन होंठ रखने वाली, तेज और शिफाफ आंखों से मुज़य्यन चेहरे वाली गार था। उसके सामने बड़े पत्थर पर गुरूर और तमन्नस के साथ बैठी हुई मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रही थी। शाबान की आंखें एक लम्हे के लिए बंद हो गई। वो यकीन करना चाहता था कि उसकी बेनाई ने जो मंजर उसके सामने पेश किया है वो सिर्फ उसका वहम है या हकीकत। वो चारों अफराद जो उसे साथ लेकर आए थे पीछे हटे और आहिस्ता आहिस्ता हटते हुए गार के दहाने से बाहर निकल गए। गोया अब उन्हें इस बात का खतरा नहीं था कि शाबान राह फरार इख्तियार करेगा या अंदाज मौजूद गारथा को कोई नुकसान पहुंचा देगा। पता नहीं उन्होंने इस बात का यकीन क्यों कर लिया था। गारथा की मुस्कुराहट में बड़ा तंज और बड़ा तीखापन था। शाबान आंखें खोलकर उसे देखने लगा और बार बार पलकें झपकाने लगा। तब उसने आहिस्ता से अपना हाथ पत्थर पर टिकाया और उठ खड़ी हुई। समुंदर के बेटे को गारथा खुश आमदीद कहती है। शाबान दर हकीकत इस वक्त इतना हैरान हुआ कि उसके असाब जवाब दे गए। वो नाकाबिले यकीन निगाहों से गारथा का चेहरा देख रहा था। ये जादूगरी ही हो सकती है या फिर उसकी आंखों का कसूर, लेकिन गारथा को अल्फाज को कैसे नजरअंदाज कर सकता था। आंखें धोखा दे रही थी तो क्या कान भी खराब हो गए थे। फिर ये आवाजों के कानों में कहां से उभरी और फिर आंखें रोशन थी, मंजर नुमाया था। तब फिर इस बात पर यकीन क्यों ना किया जाता कि अजीम शान गार में गारथा उसके सामने है। शाबान ने गारथा के खिलाफ जो कुछ भी किया था वो एक अलग बात थी, लेकिन उसे इस कदर अंदाजा नहीं था कि ये औरत बिल्कुल तिलस्मी हैसियत की मालिक हो सकती है। कोई अक्ल में आने वाली बात थी, उसे तो मौत के हवाले कर दिया गया था।
समुद्र की लहरों पर वो छोटी सी कश्ती भला क्या हसीयत रखती थी जिसमें उसे बिठाकर रवाना कर दिया गया था। और फिर बहुत तवील वक्त भी नहीं गुजरा था। अगर साल हा साल हो चुके होते तो ये सोचा जा सकता कि गार्था ने बिल आखिर समुद्र में एक बार फिर मौत को शिकस्त दे दी और किसी ना किसी तरह इस जजीरे तक पहुंच गई और यहाँ उसने अपने तौर पर तसल्लुत हासिल कर लिया। चंद माह के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई दर हकीकत कोई तिलसी अमल ही मालूम होती थी। गार्था दिलचस्प निगाहों से उसे देखती रही, फिर चंद कदम आगे बढ़कर शाबान के सामने पहुंच गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी और तुम्हारी शनासाई इतनी मुख्तसर तो नहीं शाबान कि तुम मुझे पहचानने में दिक्कत महसूस करो, या फिर गालबन ये सोच रहे होगे कि ये मैं नहीं मेरी रूह है जिसने बिल आखिर तुम्हें यहाँ तक बुला लिया। शाबान अब भी सहरज़दा निगाहों से गार्था को देख रहा था। उसे दर हकीकत अपनी बसारत पर यकीन नहीं आया। तब गार्था ने कहा, आओ बैठो, अब तो मेरे मेहमान हो। तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए मैंने न जाने क्या क्या जतन किए हैं। शाबान अब अपने आप को संभाल कर गार्था की तरफ देखने लगा। गार्था ने एक पत्थर की जानब इशारा किया और शाबान थके थके कदमों से उस तरफ चल पड़ा, फिर पत्थर पर बैठ गया। तुम तो सेमाबी फितरत के इंसान हो, तुम्हारे चलने का ये अंदाज मुझे पसंद नहीं आया। मैं समझी यकीनी तौर पर तुम असाबी कशीदगी का शिकार हो गए हो। बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कर रही हो गार्था। समुद्र में जिस कश्ती में तुम्हें उतारा गया था उसमें बहरतौर खाने पीने की इतनी अशिया मौजूद थी कि तुम जिंदा रह सको, और यही तसव्वुर जहन में भी था कि अगर तुम अपने तौर पर जिंदगी हासिल कर लो तो हम इस बात को भूल जाएं कि हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या हसीयत रही है, वरना बाआसानी तुम्हें जहाज ही में मौत के घाट उतारा जा सकता था। गोया यहाँ भी तुम अपना एक एहसान जताना चाहते हो मुझ पर। नहीं गार्था, लेकिन इस बात का एतराफ किए बगैर नहीं रह सकूंगा कि तुम शायद दुनिया की सबसे हैरत अंगेज औरत हो। मैंने औरतों में कम से कम तुम जैसी औरत को कभी नहीं देखा। मैंने तुम्हें अपना मर्द बनाना चाहा था शाबान, लेकिन तुमने। गार्था, तुम ना जाने कौन सी नस्ल से ताल्लुक रखती हो। मुझे अपनी जिंदगी में मालूमात के दौरान ये तो पता चला था कि यूरोप की नस्लें वो अदवार खो चुकी हैं जो इंसानी जिंदगी से गहरा रब्ता रखते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर बड़ी हैरत हुई। मेरी और तुम्हारी उम्र में जमीन और आसमान का फर्क है, और इसके अलावा तुम अमीर अर्तका की दाश्ता रह चुकी हो। इसके कदमों में तुमने एक तवील वक्त गुजारा। फिर तुम इस वक्त बात की तवक्का कैसे रखती थी कि मैं तुम्हें अपनी औरत की हैसियत से कबूल कर लेता। गार्था बुरा मानने की बजाय हंस पड़ी और फिर वो कहने लगी, खैर, तुम जैसे नौजवान का हसूल मेरे लिए चुटकियों का काम है। शायद मैं पिछले कुछ अरसे में हमाकतें करती रही हूँ और मैंने अपनी हैसियत को खुद नज़रअंदाज कर दिया। मैंने एक बहुत ही कम सिता के लोगों को अपनी सिता के बराबर कर देखा है, और इसी का नतीजा है कि मैं मुश्किलात का शिकार रही। वरना शाबान, तुम जैसे घटिया किस्म के लड़के मेरे तलवे चाटते रहते हैं। तुम्हारे सिलसिले में मैंने जो धोखा खाया बहरतौर मेरी जिंदगी का एक यादगार वाकया है, लेकिन देख लो इसके नतीजे में मैंने क्या कर दिखाया। हो सकता है तुम बहुत बुलंद फितरत की मालिक हो गार्था। मैंने खुद को हमेशा एक मामूली इंसान समझा, लेकिन मेरे ही जरिए तुम्हें वो बदतरीन शिकस्त नसीब हुई जिसके नतीजे में तुम इस वक्त यहाँ मौजूद हो। ओहो, तो ये समझती हूँ कि ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। तुम जो कुछ भी समझती हो मैं उस पर एतराज तो नहीं कर सकता। ठीक है, खैर छोड़ो इन बातों को, सुनाओ बाकी तमाम लोग कैसे हैं। सब ठीक हैं, कोई खास बात नहीं है। गार्था ने फिर एक कहका लगाया और हंसती हुई बोली, वाकई तुम बहुत मासूम हो। जिस अंदाज में तुम ये अल्फाज कह रहे हो उन पर मुझे हंसी आ रही है। तुम यहाँ कैदी की हैसियत से आ गए हो शाबान, तमाम लोगों से अलग होकर, और तुम कहते हो कि कोई खास बात नहीं है। मैडम, गार्था की जिंदगी में ये ऊंच नीच तो चलती रहती है। आंटी दर्दाना ने मुझे इस दुनिया के बारे में सब कुछ बताया है। दर्दाना, गार्था ने अजीब से अंदाज में कहा। कुछ देर सोचती रही और उसके बाद उसने सरसराती हुई आवाज में कहा, मैं नहीं समझ पाई थी, मैं वाकई नहीं समझ पाई, तो ये मसला है। शाबान उसे देखता रहा। गार्था पुरख्याल अंदाज में सर हिलाती रही और उसके बाद उसने खामोशी इख्तियार कर ली। शाबान के दिल में यह तजस्सुस तो उभरा था कि गार्था से पूछे कि क्या अंदाजा लगाया उसने दर्दाना के नाम पर, और उसके जहन में क्या तसव्वुर उभरा है, लेकिन वो उसे बहुत ज्यादा हैसियत नहीं देना चाहता था। गार्था कुछ देर सोचती रही, फिर उसने कहा, मैंने दर हकीकत तुम्हें कभी नहीं भुलाया शाबान, और भूल भी नहीं सकती, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं।
कि तुमने मुझे कुछ देर के लिए ज़हनी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। अपनी दानस्त में तुमने बहुत ज्यादा चालाकी से काम लिया और मुझे बेवकूफ बनाया। एतराफ करने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं लम्हाती तौर पर तुम्हारे हाथों बेवकूफ बन गई थी, लेकिन बस अपनी इस हमाकत को शायद मैं जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकती। छोड़ो इन बातों को गार्था, मुझे इस जगह के बारे में बताओ जहां तुमने मुझे अपना कैदी बनाया है। हाँ, सब कुछ बताऊंगी मैं तुम्हें। बड़ा पुरलुत्फ मामला है शाबान, तुम सुनोगे तो खुश हो जाओगे। वैसे एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि कोई ऐसी हमाकत मत करना जिससे मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई अमल करना पड़े। मसलन ये कि यहाँ से भागने की कोई कोशिश कभी मत करना। ये कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। ये बड़ी अजीबोगरीब जगह है, मेरे लिए इंतहाई बाइसे दिलचस्पी। और फिर वैसे भी अभी तो तुम्हें इस किस्म की कोई कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तुम्हारी मुलाकात ऐसे बहुत से दिलचस्प लोगों से होगी जिनसे मिलकर तुम इंतहाई मसरूर हो जाओगे। शाबान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से उसे देखता रहा। गार्था ने कुछ लम्हात के बाद फिर कहा, और इसमें तुम्हारे कुछ शनासा भी हैं शाबान, तुम्हारे कुछ ऐसे शनासा भी जिनसे मिलकर तुम्हें हैरत भी होगी और खुशी भी। बोलती रहो, मैं तुम्हारी गुफ्तगू में कोई दखल नहीं दूंगा। चलो छोड़ो इन बातों को, अब ये बताओ कि यहाँ आकर तुम्हारे एहसासात क्या हैं। हम अगर अपनी मालूमात का तबादला कर लें तो कोई हर्ज नहीं। क्या तुम ये बताना पसंद करोगे कि तुम्हारा बकिया साथी अब क्या कर रहे हैं? शाबान ने गार्था को देखा। एक लम्हे के लिए उसकी ज़हनी सोच में कुछ तब्दीली हुई और फिर उसने आहिस्ता से कहा, अखनातून कहाँ है? गार्था हंस पड़ी थी। चंद लम्हात वो दिलचस्प निगाहों से शाबान को देखती रही। फिर उसने कहा, आ रहा होगा, लाबून उसे खुद ला रहा है। दरअसल वो अपने साथ इंजीनियरों को अखनातून पर तरबियत भी देना चाहता है। चुनाचा पहले अखनातून को वो जरा लंबे रास्ते पर ले जाएगा और फिर घुमा फिरा कर उसे यहाँ ले आएगा। यह इसलिए भी जरूरी था कि अगर तुम्हारे पास इस तलाश करने के कुछ जराए हों, जबकि मैं लाबून से कहा था कि वो जरिया शाबान के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। फिर भी लाबू एहतियात पसंद आदमी है। उसने सोचा कि समुद्र में जरा दूर तक निकल जाए और ये अंदाजा लगा ले कि अगर अखनातून का ताक़ुब किया जा रहा है तो उसका जरिया क्या है। उसके बाद साहल की जानब वापस आए तो डियर शाबान, अखनातून यहीं आएगा। तुम उसे पा सकोगे, यकीनी तौर पर तुम उसे पा सकोगे। यूं लगता है अखनातून का तुम्हारी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है। वो यहीं आ रहा है तुम्हारे लिए, जबकि बाकी लोगों का राब्ता उससे कट चुका है। मैंने तुम्हें अखनातून के बारे में बता दिया। तुम्हारा पहला सवाल था, अब क्या तुम मुझे उन लोगों के बारे में नहीं बताओगे कि वो क्या कर रहे हैं और तुम यहाँ कैसे आ निकले? कोई हर्ज नहीं है असद शराजी और एडगर वगैरह उन पहाड़ों के दूसरी जानब मौजूद साहल पर जहां से तुमने अखनातून को चोरी किया, रिसर्च सेंटर कायम करके समुद्री तहकीकात कर रहे हैं। उनकी जिंदगी का मकसद ही यही था और उसके लिए उन्होंने इतनी तवील सफर तय किया। अब वो सारी जिंदगी यहाँ रिसर्च करते रहेंगे और यकीनी तौर पर मालूमात का इतना बड़ा जखीरा इकट्ठा कर लेंगे कि अगर ओशियन ट्रेजर को उसके बारे में इल्म हो जाए तो वो अपनी तमाम तरकुबतों के साथ उस इलाके की जानब आ निकले। गार्था की एक एक बात में तंज था। शाबान इस तंज को महसूस कर रहा था, लेकिन अकल उसे समझा रही थी कि इस वक्त किसी भी बात से मुतासर होकर कोई अमल करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। वो पुरख्याल निगाहों से गार्था को देखता रहा और उसके बाद उसने कहा, बहरहाल गार्था, मैं तुम्हें इस नई जिंदगी की मुबारकबाद देता हूँ और हकीकत यह है कि अब तुम जिंदा रहने का हक रखती हो क्योंकि तुमने मौत को बार बार शिकस्त दी है। शुक्रिया शाबान, बेहद शुक्रिया। मगर क्या तुम मुझे ये बताना पसंद करोगी कि समुद्री सफर के बाद तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गई? हाँ, अभी जब तक लाबून वापस ना आ जाए ये जरूरी है कि मैं तुमसे बातें करती रहूं। वैसे भी तुम्हें यहाँ सख्त कोफत होगी अगर मेरा सहारा भी ना हो। मैं नहीं जानती कि कौन कब तुमसे मुलाकात करेगा, लेकिन फिलहाल तुम ये समझ लो कि तुम्हें यहाँ कैदी करने में मेरा ही हाथ है और मैंने इस सिलसिले में बड़ी सरगर्मी से काम लिया है। मैं जानता हूँ तुम बेपनाह ज़हीन औरत हो। एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ माय डियर शाबान। वैसे मैं जिन लोगों के बारे में तुम्हें बता रही थी वो लोग भी तुम्हारे लिए बड़ी दिलचस्पी का बाइस होंगे। चलो छोड़ो उन लोगों की बात, मैं तुम्हें अपने बारे में सुनाऊं। हुआ यूं कि तुमने मुझे कश्ती में बिठाकर उन तमाम अशिया के साथ समुद्र में रवाना कर दिया। दर हकीकत वो लम्हात मेरे लिए इंतहाई खौफनाक और तकलीफदा थे। मुझे उस कश्ती में 16 दिन तक सफर करना पड़ा। बेशक खाना और पानी मेरे पास मौजूद था, लेकिन समुद्र की तन्हाई भी बड़ी अजीब चीज होती है। और इन दिनों मैं ये सोचने लगी थी कि यकीनी तौर पर मेरी जिंदगी अब खात्मे के करीब है।
दरअसल तुम्हारा मामला बड़ा अजीब है शाबान। तुमसे मेरी ज़हनी सितारे कुछ इस तरह हम आहंग हो गए हैं कि मैं कह नहीं सकती कि ऐसा क्यों हुआ। इटली में मेरा अपना एक अजीम मकाम है और मैं एक बहुत बड़े इदारे की मालिक थी। ओशियन ट्रेजर के लिए मैंने बेशुमार काम किए और उनसे मुआवजा वसूल किया। इस बार भी इसी बुनियाद पर मैंने अपने काम का आगाज किया था, लेकिन यहाँ से मेरी जिंदगी के नए रास्ते शुरू हो गए। और शाबान, ये रास्ते बार बार तुम्हारी सिमत इख्तियार करते रहे। बहुत से वाक़या तुम्हें मालूम है। जब से मैं तुम्हें ओशियन ट्रेजर के लिए हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद मामलात मेरे लिए बिल्कुल ज़ाती हो गए। ओशियन ट्रेजर पसे मंदिर में चला गया और मेरा और तुम्हारा मुस्तकबल रास्ता कायम हो गया। खैर, तो मैं बता रही थी कि समुद्र में मेरी कश्ती सफ़र करती रही और मैं ना जाने कैसे कैसे वसवसों और खौफ का शिकार रही। लेकिन फिर मेरी तकदीर यावर हुई। हवाओं ने मेरा साथ दिया और मुझे एक ऐसा जहाज़ नजर आया जो मुसाफिर बरादर मालूम होता था। वही हुआ, जहाज से मुझे देख लिया गया और उसके बाद मुझे जहाज पर उठा लिया गया। उन लोगों को मुतासर करना भी मेरे लिए मुश्किल का काम साबित नहीं हुआ, गार्था ने चहकती हुई आवाज में कहा। लेकिन उसी वक्त गार के दरवाजे से वो चारों बूढ़े आदमी अंदर दाखिल हुए जो मुझे यहाँ तक लाए थे। गार्था चौंक कर उनकी जानिब मतवज्जा हो गई। हाँ, अखनातून आ गया है मैडम, उनमें से एक ने जवाब दिया। ओह वेरी गुड, लाबून इसका मकसद है, ज्यादा लंबा सफर नहीं किया। फिर कोई खास बात? लाबून आपको तलब करता है। ओह अच्छा ठीक, मगर इसका क्या बंदोबस्त करोगे? गार्था ने मेरी जानब देखकर कहा। जो आप हुक्म दे मैडम। इसके सिवा और क्या हुक्म दे सकती हूँ कि इसे कैद कर दिया जाए, लेकिन मेरी निगरानी में। यह बहुत शातिर आदमी है और निकल सकता है। चलो इसे ले चलो। चारों कवि हिकल बूढ़े शाबान के इर्द गिर्द खड़े हो गए। शाबान खामोशी से उठ गया था, उसे निकल जाने की जल्दी नहीं थी। वैसे भी ये अंदाजा लगा चुका था कि उनके चुंगल से निकल जाना आसान काम नहीं होगा। ख्वाम ख्वाह जिंदगी खतरे में डालना मुमकिन नहीं है और इससे ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि खामोशी से कुछ वक्त गुजार कर इंतजार कर लिया जाए। और फिर अखनातून की आमद की इत्तला उसे मिल ही गई थी। अगर जद्दोजहद ही की जाए तो कम अज कम इस शक्ल में की जाए कि वो अखनातून के वापस ले जाने के अमकानात हों। चुनाचा वो खामोशी से उन लोगों के साथ चल पड़ा। गार अंदर ही अंदर एक सुरंग की हैसियत इख्तियार कर गए थे और उनमें जैली गार भी थे। यकीनी तौर पर ये लोग खतरनाक थे और जो कुछ उन्होंने यहाँ किया हुआ था वो चंद रोज की कार्रवाई नहीं मालूम होती थी। गारों में कई जगह उसे कैद खाने नजर आए जो दीवारों के अंदर बने हुए थे, लेकिन उनमें मोटी मोटी पत्थर की सलाखों के दरवाजे लगाए गए थे और यकीनी तौर पर ये सलाखें तराशी गई होंगी और दरवाजों को इस तरह उन पर फिट किया गया होगा। लेकिन यह बहुत बड़ा काम था। शाबान को शदीद हैरत थी कि ये लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। कोई बात उसकी समझ में नहीं आई। पत्थरों के एक बड़े दरवाजे को उन चारों ने ताकत लगाकर खोला और शाबान को अंदर दाखिल होने का इशारा किया। गार्था ने मुस्कुराते हुए शाबान को देखा और कहने लगी, हो सकता है शाबान तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन इन पत्थरों से सर टकराकर मरने से कोई फायदा नहीं। बेहतर यह है कि इंतजार कर लेना। हाँ, अगर इन गारों से निकल जा भागने की कोशिश की तो यकीनी तौर पर मौत तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। यहाँ किसी को भी तुम्हारी जिंदगी से इतनी दिलचस्पी नहीं है कि तुम्हारे लिए परेशान हो। ये लोग जो तुम्हारे लिए पहरेदार मुकर्रर किए जाएंगे बड़े मासूम और सादा लोग हैं। ना ये तुम्हारी जुबान समझेंगे और ना तुमसे बात कर सकेंगे, लेकिन इन्हें ये जरूर समझा दिया जाएगा कि अगर तुम निकलने की कोशिश करो तो तुम्हें पत्थर मार मार कर हलाक कर दें और ये पत्थर उनका बेहतरीन हथियार हैं। उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता। चुनाचा संसार होने से बचना। शाबान ने कोई जवाब नहीं दिया। पत्थरों के दरवाजे से पीछे उसे धकेल दिया गया और दरवाजा बंद करके ऊपर से चट्टानों के वह टुकड़े गिरा दिए गए जो बड़ी महारत से दरवाजे को बंद करने के लिए ताले के तौर पर लगाए गए थे। शाबान उन तमाम चीजों को दिलचस्पी से देख रहा था। दीवाना नहीं था कि दीवानगी का मुजाहरा करना जानता था। फिर शाबान सोचने लगा कि काश इतना वक्त मिल जाए कि अखनातून तक पहुंचने का मौका मिल सके। उसके बाद जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, चाहे जिंदगी की बाजी लगानी पड़े, लेकिन अखनातून को इतनी आसानी से नहीं निकलने दूंगा। शाबान इन्हीं सोचों में गुम रहा और फिर सोचों ही सोचों में बहुत सा वक्त गुजर गया। तारीकी फैल गई। गारों में रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। चुनाचा वो तारीकी में जमीन पर लेट गया। ख्यालात को जहन से झटकने के बाद उसने सोने की कोशिश की और ना जाने कितनी देर तक कोशिश के बाद उसे नींद आ गई। फिर उस वक्त
वक्त आंख खुली थी जब सूरज की किरणों ने उन सुराखों से अंदर दाखिल होकर ऐन उसके चेहरे के गिर्द अहाता कर लिया था। किरणें इतनी तेज थी कि शाबान को अपनी आंखें दुखती हुई महसूस हुई और थोड़ी देर के बाद वो जागकर उन किरणों की जिद से निकल आया। गार में बैठकर वो सलाखों और दरवाजे को तकने लगा। पथरीले दरवाजे के आसपास अब लोग नजर नहीं आ रहे थे। शाबान आहिस्ता आहिस्ता उठा और सलाखों और दरवाजों के पास पहुंच गया। यकीनी तौर पर उसके पहरेदार इस वक्त मौजूद नहीं थे। पता नहीं क्यों उन्हें वहां से हटा लिया गया था। अंदाजा तो यही हो सकता था कि वो हुक्म के गुलाम है और जब तक उन्हें मना ना किया जाएगा वो अपनी जगह से नहीं छोड़ेंगे। फिर अचानक ही शाबान को कदमों की आहट महसूस हुई और उसने किसी को दूर से आते हुए देखा। इंसानी कदम किसी एक इंसान के थे और वो उसके करीब आने का इंतजार करने लगा। हो सकता है कि गारथा हो। खुशबू का एक झोंका उसके करीब पहुंचा और शाबान ने आंखें मलकर उस औरत को देखा जो इसी सिमत आ रही थी। लेकिन इस बार उसके दिल को फिर शदीद धक्का लगा था। ये मंजर भी नाकाबिले यकीन था। हाँ, उस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता था, लेकिन जो चेहरा उसके करीब आ रहा था वो उसका अच्छी तरह शनासा था। शनासा ही नहीं बल्कि उसके साथ तो शाबान का अच्छा खासा वक्त गुजर चुका था। ये सैंड्रा थी, प्रोफेसर बैरन की बेटी सैंड्रा। उससे कोई 4 गज के फासले पर गुजरी। शाबान को अंदाजा था कि सैंड्रा उसे देख लेगी और ये अंदाजा यकीन में तब्दील हो गया। सैंड्रा ने उसे देखा और एक लम्हे के लिए उसके कदमों में लग्जश पैदा हुई। फिर वो वहां से आगे बढ़ गई। शाबान भूंचका रह गया था। बेइख्तियार उसने सलाखों पर हाथ रखकर जोर से आवाज दी, सैंड्रा सैंड्रा। लेकिन सैंड्रा ने ये आवाज नहीं सुनी। वो कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ गई। शाबान पूरी कुव्वत से चीखा, सैंड्रा रुको तो सही, सैंड्रा मैं शाबान हूँ। उसने उसे बार बार ये नाम पुकारा और सैंड्रा रुक गई। चंद लम्हात उसकी तरफ रुक किए बगैर वो खड़ी रही और उसके बाद वापस पलटी। शाबान शदीद हैरानी का शिकार था। सैंड्रा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके कोई 2 गज के फासले पर खड़ी हो गई। उसने शाबान को सपाट नजरों से देखा। सैंड्रा, तुम मुझे पहचानी नहीं? मैं शाबान हूँ, शाबान। अखना तुम पर हम प्रोफेसर बैरन। क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? सैंड्रा ने सपाट आवाज में पूछा। सैंड्रा, मैं यहाँ कैदी हूँ और वो गारथा भी जहाँ मौजूद है। उसने मुझे कैद किया है सैंड्रा। तो मैं क्या कर सकती हूँ? सैंड्रा ने जवाब दिया। तुम्हें मेरी इस कैद से कोई दिलचस्पी नहीं है? क्या दिलचस्पी हो सकती है? सैंड्रा तलख लहजे में बोली। ओह सैंड्रा, मैं तुम्हें तमाम सूरत हाल तुम्हें समझाऊंगा, मगर तुम यहाँ कैसे हो? प्रोफेसर बैरन, क्या प्रोफेसर बैरन भी यहाँ मौजूद है? तुमने मुझे क्यों आवाज दी थी? सैंड्रा घुराए हुए लहजे में बोली। उसके चेहरे पर इंतहाई नाखुशगवार तासरात थे। सैंड्रा, तुम मुझसे नाराज हो या तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली रूनुमा हुई है? कम से कम इतना बता दो कि तुम्हारा ये रवैया तुम्हें इससे भी दिलचस्पी नहीं है सैंड्रा कि मैं यहाँ कैद हूँ। और कुछ कहना चाहते हो? सैंड्रा ने बदस्तूर उसी अंदाज में सवाल किया और शाबान की जुबान बंद हो गई। वो फटी फटी आंखों से सैंड्रा को देखता रहा। सैंड्रा चंद लम्हात उसे देखती रही, फिर एक झटके से मुड़ी और वापस चल पड़ी। सैंड्रा, बस इतना बता दो कि प्रोफेसर बैरन भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सैंड्रा की नहीं, शाबान ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। न ये नाकाबिले यकीन बात थी, इस बार यकीन नहीं किया जा सकता था। गारथा तो यहाँ आ गई, लेकिन प्रोफेसर बैरन को क्या हो गया? कहीं गारथा और वो, मगर कैसे? आखिर कैसे? वो जंजलाहट के आलम में अपनी पेशानी पर मुक्के मारने लगा। कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल समझ में नहीं आया। आखिर ये सब क्या है? ये तो बड़ा तिलस्मी माहौल मालूम होता था। ये तो बिल्कुल नाकाबिले यकीन वाकयात निगाहों के सामने आ रहे थे और उन वाकयात में सच्चाई भी है या सिर्फ नजरी धोखा? कहीं कोई तिलस्मी जाल तो नहीं फैलाया गया उसके इर्द गिर्द? ये सब कुछ उसका सर चकराया कि शाबान को बैठना पड़ा। नाकाबिले यकीन वाकयात ने उसके जहन पर बहुत बुरा असर किया था और वह परेशानी के अंदाज में सोच रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ और फिर सैंड्रा का रवैया। लेकिन प्रोफेसर बैरन यहाँ उसकी जहनी कैफियतें जवाब दे गई। बहुत देर तक वो उसी तरह सर पकड़े बैठा रहा और फिर उस वक्त चौंका जब दोबारा कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर गारथा का चेहरा उसे नजर आया। गारथा के साथ वही चारों बूढ़े थे। गारथा ने उन्हें इशारा किया और बूढ़ों ने कुव्वत सिर्फ करके दरवाजा खोल दिया।
आह तुम्हें आओ, इस तरह यहाँ कैद देखकर मुझे खुशी नहीं हुई माय डियर शाबान। शाबान अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल आया। गार्था कहने लगी, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करा लिया है। यहाँ तुम्हें तुम्हारी पसंद का नाश्ता तो नहीं मिल सकता, लेकिन जो कुछ भी हो मुमकिन हो सका है किया है मैंने। शाबान ने कोई जवाब नहीं दिया। गार्था उसे एक गार में लाई। ये गार बहुत ज्यादा वसी नहीं था, फिर भी अच्छा खासा था। उसकी लंबाई चौड़ाई तकरीबन 20-22 थी। यहाँ भी वैसे ही पत्थर पड़े हुए थे, लेकिन उन पत्थरों पर जानवरों की खाल मुड़ दी गई थी, गोया उन्हें बाकायदा निशस्त गाह बनाया गया था। गार्था ने अपने बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर के बाद एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। ये लंबा तड़ंगा, लंबे लंबे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, बड़ी हुई मूंछें, लेकिन इंतहाई शानदार सेहत का मालिक। उसने अपने हाथों में लड़की का एक टुकड़ा उठा रखा था और उन बर्तनों में कोई चीज मौजूद थी। शाबान उस चीज को देखा। चाय तो नहीं थी, लेकिन एक भूरे रंग का महलूल था और उसके साथ ही एक प्लेट में भुना हुआ गोश्त। शाबान ने गोश्त की ताज़ा खुशबू को महसूस किया और फिर गार्था की तरफ देखा और कहने लगा, ये क्या गोश्त? नहीं मैडम वर्था, तुम्हें यकीनी तौर पर इस बात का इल्म होगा कि हम जो गोश्त खाते हैं वो बाकायदा ज़िबा किया हुआ होता है और इसके बारे में हमें ये इल्म होता है कि वो कौन से जानवर का गोश्त है। ऐसा गोश्त जो हमारी निगाहों में मुश्तबा हो हम नहीं खा सकते। ओह अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह मंगवा लेती हूँ। बल्कि ठहरो, कुछ देर इंतजाम कर लो। अखरातून आ चुका है और वहाँ इतना साजो सामान मौजूद है, मगर मुश्किल हो जाएगी। अच्छा यूं करो, इस वक्त तक ये चाय पियो। चाय? हाँ, यहाँ पैदा होने वाली एक घास को खुश करके ये चाय बनाई जाती है। बहुत दिलकश और फराहत बख्श है और इसमें कुदरती मिठास है। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं जो कुछ कह रही हूँ वो सच है। ठीक है, मैं इस पर गुजारा किए लेता हूँ, शाबान ने कहा और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगाया। चंद घूंट लेकर उसे अंदाजा हो गया कि ये यकीनी तौर पर एक बेहतरीन खुश जायका महलूल है। गार्था कहने लगी, अगर तुम्हारी इससे कुछ सैरी हो गई है तो ठीक है। मेरी कहानी अधूरी रह गई थी। कहाँ तक सुनाई थी मैंने वो कहानी? बस यहीं तक कि तुम्हारे जहाज से तो देखा और उठा लिया गया। हाँ, बड़े दिलचस्प और सनसीखेज वाकयात थे, क्योंकि इस जहाज का कैप्टन जॉन सैमुअल था। क्या? शाबान उछल पड़ा। हाँ डियर शाबान, जॉन सैमुअल, एक बेहतरीन कप्तान, एक इंतहाई नफीस इंसान। और अब तुम्हें इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि जहाज पर पहुंचना मेरे लिए सनसीखेज क्यों साबित हुआ। जहाज पर अमीर अर्तका हाशमी अपनी बीवियों के साथ मौजूद था और उसके साथ साथ ही प्रोफेसर बैरन और उसकी बेटी सैंड्रा भी। तुम समझ सकते हो कि सूरत हाल कितनी परेशान कुन हो गई। लेकिन मेरा नाम गार्था है और मेरा तारफ तुमसे बखूबी है। तुम जानते हो कि मैं हालात पर बहुत जल्द काबू पा लेती हूँ। मैं समझती थी कि ये मेरे मुखालिफ हैं, खसूसन अमीर अर्तका हाशमी तो मेरी सूरत से नफरत करने लगा था। प्रोफेसर बैरन अलबत्ता नॉर्मल आदमी है और सूरत हाल की नज़ाकत को समझने की कुदरत रखता है, मगर मैंने फौरन ही जॉन सैमुअल को अपने जाल में फांसना शुरू कर दिया और उसे शीशे में उतार लेना मेरे लिए मुश्किल साबित ना हुआ। मैंने उन लोगों की शदीद मुखालफत की वजह जॉन सैमुअल को ऐसे दिल गुदात अंदाज में सुनाई कि वो मोम हो गया। और किसी भी मर्द को मोम कर लेना मेरे लिए भला क्या मुश्किल काम हो सकता है। चुनाचा जॉन सैमुअल ने उनकी मुखालफत को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने उसे मेरे बारे में ना जाने क्या क्या कहानियां सुनाई थी। मेरी मुराद अमीर अर्तकाश हाशमी से है, मगर सैमुअल उनकी जहालत का शिकार नहीं हुआ क्योंकि वो जाहल आदमी नहीं था। उसने उन लोगों से कह दिया कि वो एक जहाज का कप्तान है और समुद्री कानून है कि अगर 1000 इंसानों का कातिल भी एक ऐसी कैफियत में समुद्र में मिल जाए तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गार्था मदद की मुस्तहिक है। जिन लोगों ने उसके साथ ये वहशियाना सलूक किया वो काबिल मुआफी नहीं है और अगर मुहज़्ज़ब दुनिया में पहुंचकर उन पर मुकदमा कायम कर दिया जाए तो उन्हें बदतरीन सजाओं से दो चार होना पड़ेगा। बहरहाल जॉन सैमुअल के जहाज पर मुझे एक बाइज्जत हसीयत हासिल हो गई। अमीर अर्तका हाशमी बुरी तरह तलमला रहा था और बार बार जॉन सैमुअल से ये कहता कि उसने एक बड़ी आफत मोल ली जिसके नताइज उसे भुगतना पड़ेंगे। खैर, मैं उस शख्स से इत्तफाक करती हूँ क्योंकि मेरा वजूद सिर्फ कहानियां तश्कील देना है। इतनी कहानियां मेरी जात से वाबस्ता हैं मेरे प्यारे शाबान कि तुम अपनी उम्र के उस हिस्से तक उतनी कहानियां सुन भी ना सकोगे। और भला ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि गार्था जॉन सैमुअल के जहाज पर पहुंचे और कहानी यूं ही सीधी और सपाट चलती रहे। मगर इस बार कहानी की तब्दीली कुदरती तौर पर रूनुमा हुई थी, समुद्री तूफान की शक्ल में। और ये समुद्री तूफान इतना होलनाक था कि मैंने तज़किरा भी नहीं सुना। जहाज के इंजन टूट गए, उसे बाद
बादबानों के जरिए संभालने की कोशिश की, लेकिन बादबान फटकर हवा में तहलील हो गए और जहाज लम्हा बेलम्हा तबाही से दो चार होने के लिए तैयार हो गया। जॉन समूएल ने बेबसी का इजहार कर दिया, लेकिन तकदीर कुछ साथ दे रही थी। बिल आखिर तूफान थमा। जहाज बेशक एक बेसहारा कश्ती की मानद समुद्र की लहरों पर डोल रहा था, लेकिन हवाएं उसे इस साहल की जानब ले आईं और चौंका साहल पर पहुंचकर उसे बाकायदा लंगर अंदाज करने का हर जरिया खत्म हो गया था। इसलिए वो साहली पहाड़ से टकरा गया, जिसके नतीजे में खौफनाक तबाही हुई और जो लोग अपनी जिंदगी नहीं बचा सके थे वो समुद्र की लहरों और शार्क मछलियों का शिकार हो गए, और जो अपना आप बचाना चाहते थे वो किसी न किसी तरह निकल आए। मसलन अमीर अर्तका हाशमी अब सिर्फ 4 बीवियों का शौहर है, उसकी बकिया बीवियां समुद्र की नजर हो गईं। प्रोफेसर बैरन तो खैर पानी का मेंढक है, अपनी बेटी को बाआसानी बचा लिया। खुद मैंने तकरीबन 10 अफराद को जिंदा साहल तक पहुंचाया। यह मेरा दिलचस्प मशगला था, क्योंकि शार्क मछलियों के दरमियान कुछ वक्त गुजार चुकी हूँ, वो एक अलग कहानी है। खैर हम साहल पर आ गए। बचने वालों में जॉन समूएल भी था और उसके बहुत से साथी, इंजीनियर और खलासी भी। हम साहल पर सांस ले रहे थे कि हमें लाबून की अतात गुजारों ने घेर लिया, और भला ऐसे लम्हात में हम मदाफत की क्या कुव्वत रखते। चुनाचा लाबून के कैदी बन गए। अब जरा लाबून के बारे में सुनो। वो यहाँ का बेताज हुक्मरान है और पिस्ता कद उसकी अतात करते हैं, और वो पुर इसरार कुव्वतों का मालिक है। खामोश तबा, संजीदा और यकीनी तौर पर कोई ऐसी ताकत रखने वाला जो अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सकी। वो एक कवि हीकल बूढ़ा है, जिसके बालों की सफेदी और दाढ़ी की लंबाई देखो तो अंदाजा होता है कि उसकी उम्र 100 साल से तजावुज कर चुकी है, लेकिन 1000 जवानों का एक जवान है। पत्थर पर घौंसा मारे तो उसे रेजा रेजा कर दे। बड़ी शानदार कुव्वत रखता है वो, और बड़ी शानदार जिसामत। गार्थर के इस अंदाज में होंठ चूसे जैसे मिठाई की खट्टी मीठी गोली मुंह में आ गई हो। फिर कहने लगी, तो हमें लाबून का कैदी बनना पड़ा, और उसके बाद कैदी की हैसियत से मैंने यहाँ का साहल देखा। बड़ा अजीबोगरीब माहौल है, लेकिन एक बार फिर मेरे लिए परेशानी उस वक्त पैदा हो गई जब मैंने प्रोफेसर बैरन और लाबून को गले मिलते देखा। वो दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त और गहरे शनासा थे। मैंने ये सोचा कि अगर अमीर अर्तका हाशमी इस वक्त प्रोफेसर बैरन की जगह होता तो सबसे पहले लाबून की कैद में मेरी मौत का हुक्म सादर किया जाता, मगर गंजे को नाखन ना मिले। अमीर अर्तका हाशमी कैदी ही बना रहा। जॉन समूएल और दूसरे जिंदा बच जाने वाले भी कैदियों की हैसियत से यहाँ वक्त गुजारने लगे। उन पहाड़ों में लातादाद कैद खाने हैं, और शाबान उन कैद खानों में कोई भी मकामी आदमी कैद नहीं। इस वक्त समझ लो कि सिर्फ अमीर अर्तका हाशमी, जॉन समूएल वगैरह कैदी की हैसियत रखते हैं, या फिर वो 27 कैदी हैं जिनका ताल्लुक मुझे लाबून ही की नस्ल से मालूम होता है। वो लाबून जैसे ही तकरीबन लंबे तड़ंगे देव कामत हैं। उनमें 3 औरतें हैं, बाकी सब मर्द हैं। वो मैं तुम्हें बता रही थी कि इस वक्त भी मैं कैदी की हैसियत से जिंदगी गुजार रही थी। 7 या 8 दिन में हमें यहाँ बदतरीन हालात का शिकार होना पड़ा। यहाँ गिजा की बहुत कमी है, जानवर शिकार कर लिए जाते हैं और उनका कच्चा गोश्त तकसीम हो जाता है। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly